बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तज्ज़ियों तबसरों हालात हाज़िरा पर जायज़ों का ये प्रोग्राम 30 मिनट सिलसिला जारी है और आज प्रोग्राम 30 मिनट में हमारे मेहमान हैं मुश्ताक अहमद नदीम भट्टी साहब। मुश्ताक साहब लिया के मारूफ सियासी समाजी कारकुन हैं, तालिब इल्म रहनुमा और पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। लिया के मुख्तलिफ़ हलकों में दिखाई देते हैं, जमात इस्लामी से वाबस्तगी है। मुश्ताक नदीम भट्टी साहब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, एक सियासी कारकुन के तौर पर तज्ज़िया निगार भी हैं। आज हमने मुश्ताक साहब से वक्त लिया ताकि इनकी ज़बानी हम जान सकें कि लिया के आने वाले दिनों में सियासी उतार चढ़ाव और बुखार किस लेवल का देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं और दुआ गो हैं कि आप जहाँ भी हों, अल्लाह तबारक ताला के फजल व करम से आप तंदुरुस्त व तवाना खुशहाल हों। मुश्ताक साहब, दिन का आगाज़ कैसे होता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेरे सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम। गौर भाई, सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। पहले तो वाक शाक चलते रही है, अब हमारा क्रशिंग सीज़न पीक पे है जी। तो अब थोड़ा सा ड्यूटी टाइमिंग ज़्यादा है, तो इसलिए फिर वाक तो बंद की हुई है। उसके बाद फिर ड्यूटी टाइमिंग शुरू हो जाती है, तो रात तक जब तक प्लांट इजाज़त देता है तो उधर रहते हैं, तो उसके बाद फिर अपने बिजनेस की तरफ, अपनी एक्टिविटी की तरफ आ जाते हैं। आजकल सियासी उतार चढ़ाव का मौसम है। सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर रही हैं। आज लाहौर में मुस्लिम लीग ज़िला लिया की लीडरशिप ने इंटरव्यू दिया, मुलाकात की अपनी जमात के कायदीन से। आप इस मुलाकात और इस मुलाकात के हाल हवाल को किन अल्फाज में देखते हैं? मकबूल भाई, एज ए एनालिस्ट, एज ए तजज़ियाकार जिसे कहते हैं, मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के जो इंटरव्यू सुनने में आ रहे थे पीपी पे या एमएनए पे, तो एनए की सीट पे तो 3 कैंडिडेट थे। शहजादा फजल हसन साहब थे, सकलैनी शाह बुखारी साहब थे, महबूब हसन साहब थे। तो बाकी जो सूबे की सीटें हैं उसकी हर सीट पे 3-3, 4-4 कैंडिडेट थे। जो अब सुनने में आ रहा है, गैर मुसद्दक़ा जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक महार साहब की सीट तो टिकट तो कन्फर्म है। उसके बाद करोड़ वाले हल्के की तरफ से अभी कन्फर्म रिपोर्टें नहीं आ रही। अहमद अली औलख साहब का यही चांस है कि वो आज़ाद हैसियत तो साथ वाले हल्के में शहूर सिवाग की खबरें आ रही हैं जी। और लिया सिटी का हल्का जो है फिलहाल उन्होंने खाली छोड़ा है, पेंडिंग किया है। सकलैनी शाह साहब की भी यही उनकी सजेशन थी। तो मेरे ख्याल में आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी मीटिंग हुई है। अच्छा, चुबारे के हल्का को चौबारा जो है तो 4 उम्मीदवार, हाँ जी बिल्कुल, उधर जो खबर आ रही है वो कैसर खान बख्शी की है, भाई टिकट में भी उसको मिल जाए या मिल गई हो, कंफर्म नहीं है अभी। तो रंधावा साहब उससे पीछे थे, रियाज गरवाब तीसरे नंबर पे थे और धूल साहब मेरे ख्याल में इंटरव्यू में तो मौजूद थे लेकिन उनकी कोई पोजीशन नहीं। वैसे तो आबिद अलवी साहब, अनवार अलवी साहब भी मौजूद थे लेकिन उनकी कोई उधर बात सुनी नहीं गई। गुलाम हैदर सिंह साहब भी सुना है कि आज वो भी पेश हुए हैं, उनका बेटा भी पेश हुआ है, तो उनकी मीटिंग हुई है, इंटरव्यू हुए हैं उनके। लेकिन लिया सिटी का हल्का जो सुनने में आ रहा है फिलहाल खाली छोड़ रहे हैं। उसके ऊपर देखें फिर अपना इनके साथ जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के साथ उनका सीट एडजस्टमेंट का कुछ सुनने में आ रहा है, तो वो तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि फिर किस तरफ। मुश्ताक साहब, अगर पीपी 282 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिया की सीट को हम जायज़ा लें, उस पर बात करें, जिससे आप बता रहे हैं कि जी ये मुस्लिम लीग ने इस हल्के को शायद ओपन रखा हो, मगर ये वो भी ओपन तो आने वाले दिनों में तो ये ओपन नहीं होगा। मुस्लिम लीग या तो अपना उम्मीदवार नामजद करेगी या इस्तेकाम पार्टी के साथ जो एडजस्टमेंट का फैसला अभी चंद दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा।
तो फिर तो ये कोई ना कोई कैंडिडेट आएगा, या इस्तेकाम से आएगा या फिर मुस्लिम लीग। मकबूल साहब यार कैंडिडेट तो 100% आना है, चाहे इस्तेकाम पार्टी का। लेकिन जो सकलैन शाह साहब की ख्वाहिश थी वो थी कि गुलाम हैदर को टिकट दिया जाए, जो उनकी अंदरूनी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे साथ गुलाम हैदर ही पैनल बनाया जाए, उसका बेटा का बन जाए। लेकिन कुछ बाकी अवामिल चाह रहे थे कि जिस तरह सैयद रफ़ाकत गिलानी साहब हैं, उनकी ख्वाहिश है कि मेरी एडजस्टमेंट हो जाए सकलैन शाह के साथ PP 282 के ऊपर। अभी देखो आगे चल के क्या होता है। अगर सकलैन शाह और रफ़ाकत शाह गिलानी साहब की आपस में सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, इसका असर हल्के के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या सकलैन शाह साहब इस चीज़ को आमादा इस पे होंगे कि नहीं होंगे, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन ओवरऑल जो होगा ये पैनल इतना स्ट्रॉन्ग पैनल नहीं होगा मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, क्योंकि जो पीर साहबान का वोट है वो मुश्तरका वोट है दोनों का, वो उनको मिलना ही मिलना है। सकलैन शाह साहब की कोशिश ये थी कि मुझे एक ऐसा कैंडिडेट मिला जाए जो अपना वोट 8-10 हज़ार वोट लेकर आए मेरे साथ, ताकि मुझे थोड़ा सा बूस्ट अप करे। अगर रफ़ाकत शाह गिलानी साहब आते हैं, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी का वोट तो नहीं है, क्योंकि सिंगल वन मैन पार्टी है, तो इनका कोई नजरियाती वोट नहीं है। गिलानी साहब का अपना पर्सनली वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो वोट ऑलरेडी सकलैन शाह साहब को भी पड़ता है। लेकिन उनके पैनल का जो आपस में मिलने का ओवरऑल उनको फायदा नहीं होगा, फिर उनको अपनी मेहनत इस हल्के के ऊपर दोनों को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। साहब इनके अगेंस्ट एक और पैनल भी आ चुका है, आजाद पैनल, बाबर खान किदरान साहब और हाशिम सऊद साहब, अपना उधर से तंगवानी साहब हैं। अभी उनके बाकी 1-2 सीटें रहती हैं, तो वो भी साफ ज़ाहिर है दोनों सिटी के हैं, उनका भी इधर असर ठीक है, तो वो इनको टफ टाइम दे सकते हैं। अभी जो PTI की कंडीशन है मकबूल भाई, अगर उनको थोड़ी सी इजाजत मिल जाती है जलसे की, जुलूस की, कैंपेन की, फिर मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो पैनल अब नया बन चुका है गुजर साहबान और जखड़ साहबान का, वो भी काफी स्ट्रांग पैनल होगा अगर PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत हुई तो। अगर उनको इजाजत ना दी गई तो फिर साफ ज़ाहिर है वो आज़ाद लड़ेंगे या कोई लाए अमल दूसरा अपनाएंगे, वो तो बाद में जाके फिर देखेंगे माहौल किस तरफ जाता है। या PTI का वोटर है वो क्या एज ए आज़ाद को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अभी अच्छा ये बताएं कि इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान अगर अलाइंस हो जाता है, सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो लाजमी तौर पर ज़िला लिया में तो वो एक ही सीट डिमांड करेंगे रफ़ाकत गिलानी साहब की। अब गिलानी एक लम्हे के लिए हम ये मान लें कि ये एडजस्टमेंट हो गई, तो क्या मुस्लिम लीग का जो वर्कर है इस फैसले को तस्लीम करेगा? देखें, जो मुस्लिम लीग का नजरियाती वर्कर है वो तो चाह रहा था कि नजरियाती बंदे को ही टिकट दी जाए जी, आबिद अलवी को टिकट दी जाए, मार तो फैल लोहान साहब थे उनके कैंडिडेट, उनको टिकट दी जाए। लेकिन अगर उनको टिकट नहीं मिलता, नजरियाती बंदे को सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो मेरे हिसाब में जो मुस्लिम लीग नून का वोट है ना, वो फिर तितर बितर हो जाएगा, वो दूसरी पार्टियों की तरफ चला जाएगा। मे भी कि वो वोट ज्यादा आजाद पैनल की तरफ चला जाए, ये भी पॉसिबल है उसका ज्यादा, क्योंकि वो PTI की तरफ नहीं जाएंगे या जमात इस्लामी की तरफ कम वोट जाएगा नहीं। लेकिन ज्यादा चांस ये है कि वो आजाद पैनल की तरफ चले जाए। नून लीग का जो नजरियाती वोट है, जो दूसरे वर्कर हैं, जो तो इनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी है, जिस तरह आबिद अलवी साहब के जो हल्का हबाब है, साहब से रिएक्शन तो नेचुरली चीज है। अगर बंदे की दूसरी होती है कि मैंने टिकट लेनी है, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ और हल्के की जिम्मेदारी भी मेरी थी, इतने सालों से 5-6 सालों से वो बंदा काम कर रहा है, और एंड के ऊपर आके इस वजह से उसे टिकट ना दिया जाए कि आप अभी जिसे कहते हैं कि आपकी माली पोजीशन इतनी नहीं है या आप अभी सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को, तो इसलिए आप हमारे यहाँ भट्टी साहब जो इंतखाबी एक ढांचा है, सिस्टम है, वो तो इलेक्टिबल्स के गिर्द घूमता है उसमें। अब देखो ना, अब आज जो नून लीग की पॉलिसी थी गुलाम हैदर को बुलाना और उसके बेटे को बुलाना, ये इलेक्टिबल वाली उन्होंने दोबारा जो पुराना फॉर्मेट था सियासत का वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना। जो मरियम साहबा कहती थी भी हम इलेक्टिबल का वो जो करेक्टर है या जो उनकी असल जगह है वाशरूम, वो बातें मैं डिस्कस नहीं करना चाहता किसी में, मेरा मकसद तनकीद करना नहीं है। लेकिन अगर यही पुरानी बातें दोहरानी है तो फिर इस इलेक्शन का या इस चीज का अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम तो ऑलरेडी इन हर चीज को देख चुकी है। अवाम चाहती है कि हमें कुछ ऐसा बंदा आए जो हमारी बात समझे और आगे ईवानों में जाकर पहुंचा सके और हमारी बात करे ईवानों के अंदर। अगर उन्हें अपनी बातें करनी है या अपने हर चीज चलानी है तो फिर तो अवाम को तो कोई फायदा नहीं है। इलेक्टिबल इसमें कोई शक नहीं। अब
नून लीग की 100% कोशिश है कि हर हलके से, हर जिले से और मरकज से ऐसे बंदे को लाया जाए जो अपने जाती वोट रखता हो, लेकिन वो मे भी कि उनकी विनिंग कैंडिडेट्स, हर सियासी जमात की कोशिश होती है कि जीतने वाले उम्मीदवार उसके टिकट पे सामने आए, मगर ये जीतना और आम फर्द की बात करना ये तो दो अलग चीजें हैं। बोल भाई, जीतना कोशिश तो हर पार्टी करती है, लेकिन जो पार्टी की सरमाया, असल में पार्टी का सरमाया कारकुन वर्कर होता है, जिन्होंने मुश्किल टाइम में पार्टी को टाइम दिया होता है, मुश्किल टाइम में पार्टी को वो चला रहे होते हैं, जब उनको कुछ देने का टाइम आता है उनको साइड पर कर दिया जाता है। अगर यही इलेक्टिबल और यही पावरफुल जो कुछ लोग हैं, अगर इन्होंने ही आना है तो फिर जो पार्टी का नीचे का तबका है ना, वो तो घर बैठ जाता है, उन्होंने फिर निकलना नहीं है। उनका जो एक इलेक्शन के अंदर एक चार्म बनाते हैं या गहमा गहमी बनती है, उसमें वो चीज नहीं बन सकेगी नून लीग की, जो नून लीग चाह रही है। ऑलरेडी नून लीग की पोजीशन, पब्लिकली पोजीशन नून लीग काफी बैकग्राउंड पे खड़ी। अच्छा ये बताएं कि अब कारकुन की अगर हम बात करें, 97 में मलिक गुलाम मोहम्मद सिवाग मरहूम को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सीट पर टिकट दी गई, उसके बाद से आज तक किसी कारकुन को किसी पार्टी ने टिकट से दिया? ये जो इस हल्के की पॉलिसी रही है ना, उसके बाद, क्योंकि इसमें तो सारा अमल दखल होता है इस हल्के के अंदर एनए का, जो एमएनए का रोल कास्टिंग होता है। बिल्कुल कास्टिंग, वो जो चाहता है वही होता है, क्योंकि एमएनए साहब की ख्वाहिश नहीं थी कि इस हल्के के ऊपर कोई कैंडिडेट में प्रॉपर किसी हल्के में भी कि बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन खास तौर पे जो हमारा सिटी का हल्का है ना, इसको इसीलिए नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि सिटी का जो एमपी होता है वो वैसे पूरे जिले की नुमाइंदगी कर रहा होता है जी, हर लिहाज से। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई बंदा नीचे से वर्कर आ गया किसी पार्टी का भी, नून लीग से हट के मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप देखो ना, मार इजाज साहब ने एक ट्राई की है कि मैं लिया सिटी से मैं इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। सकलैन शाह साहब ने उसी टाइम एक बयानिया जारी किया है सोशल मीडिया के ऊपर, भाई बार साहब अपने हल्के के ऊपर तवज्जो थे जी। देखो ना, एक ही पार्टी में मार साहब डिवीजनल सदर, फौरन ही उन्होंने कबूल नहीं किया कि मार साहब आके इधर इलेक्शन लड़े, बल्कि उन्होंने फिर अगले में फौरन उनको बयान देना पड़ा और उनको बताया कि आप उधर ही चौधरी इशफाक साहब की, हाँ जी हाँ जी, चौधरी इशफाक साहब की एंट्री और सोशल मीडिया पे हर चीज उनकी ये ख्वाहिश थी जी। लेकिन अब ये पार्टियों को भी चाहिए कि मकबूल भाई जो वर्कर है ना, जो ग्रास लेवल के वर्कर है, उनको इनको मौका देना चाहिए। फिर तो ये पार्टी थोड़ी, मगर वर्कर के पास इस महंगे इलेक्शन के अखराजात नहीं है, पार्टी दे क्यों नहीं देती? पार्टी जो अरबों रुपए फंड आप ले रहे हैं, जो इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं, इंटरव्यू की इनकी फीस होती है मकबूल भाई, दरखास्त फीस के अलावा इंटरव्यू की फीस होती है जी। वो आपको भी पता होगा, मैं इधर नहीं बताना चाह रहा था। वो जो इतने पैसे इनके पास जमा होते हैं पार्टियों के पास, वो जो इनके गरीब वर्कर हैं उनको क्यों नहीं देते? उनको दे, आपका इलेक्शन का खर्चा हम अफोर्ड करेंगे। होना चाहिए। फिर वो पार्टी तो ना, वो तो फिर प्रॉपर्टी होगी अपनी, वो जाती मलकियत होगी ना। पार्टी का जो एक आपका प्रोग्राम जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर एजेंडे के ऊपर पार्टी चल रही होती है, नस्बुलैन में जिसे कहते हैं, वो तो सारा का सारा फिर खत्म हो गया। नजरिया तो खत्म हो गया। नस्बुलैन है पार्टियों का, कुछ पार्टी तो बिल्कुल है नहीं, जिनका है उनकी पजीराई है पब्लिक में, वो पब्लिक, उसमें कोई शक नहीं है पब्लिक, क्योंकि इस टाइम जो इलेक्शन की जो आर्ट है ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इलेक्शन आज तक मकबूल भी इलेक्शन उस पोजीशन पे हुए नहीं है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन जी। सिलेक्शन ही हुई है, पहले बैठ के जिस तरह हम बैठे हैं प्लान हो जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। अच्छा तो इस लिहाज से अच्छा ये बताएं, अगर हम लिया की बात करें, हम जिला लिया की बात करें, जो कारकुन है उसके पास वसाइल नहीं है, पार्टियों के पास कोई प्लान नहीं है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का, अगर हम ये जानना चाहें आपके मुताबिक कि जिला लिया के फौरी हल तलब मसाइल क्या है? अगर मसाइल के लिहाज से तो काफ़ी सारे जो बेसिक हमारे मसाइल आ जाते हैं ना, वो तो आवाम के जो मसाइल यही हैं। आजकल तो पहला जो ज़्यादा इशू बन गया ना, महंगाई का बन गया जी। पहले था भी हमारी गलियों की चलो सोलंग बन जाए, रोड पुख्ता हो जाए, सेवरेज का निज़ाम अच्छा हो जाए, सफाई का निज़ाम अच्छा हो गया। अब आवाम बेचारी उन चीज़ों से निकल आई है। वो कहते हैं किसी तरीके से हमारे रात का खाना पूरा हो जाए, बच्चों की फीसें किसी तरह हम पूरी कर लें, अपनी कमाई कर लें, अपना कोई रोजगार मिल जाए। इस टाइम जो लिया के अंदर ना प्रॉपर फिर एक जनरल प्लानिंग की जरूरत है। इधर
एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं कि मनसूबा बंदी की जरूरत है जो देर पा हो, लेकिन वो बल्दियात एक्टिव हो, इलेक्शन हो, फिर एक लंबा प्रोसीजर है सारा का सारा, तो उसमें तो काफी टाइम लगे। अब जहां तक सिस्टम हमारा सारा आउट हो रहा है ना, बोलो देखे ना, जो एमएनए का एमपीए काम है वो करते नहीं है, नहीं जो बल्दियात का काम है वो उनको वो करने नहीं देते, बल्दियात के तो इदारों ठीक है ना, कायम ही नहीं होने देते, कायम ही नहीं होने देते। अगर कायम हो भी जाते हैं उन बेचारों को फंड नहीं, उनको काम नहीं करने देते, निजाम ही सारा गड़बड़ हो गया है ना। आपस में इंटरमिक्स इतना हो गया। जमातों को इस मायूस कुन सूरत हाल में उनका तो अपना एक इफेक्टिव रोल बनता है, वो खुद भी ये रोल प्ले नहीं कर रहे। बोली देखे ना, अब जमातों की जो पोजीशन खड़ी है, हर जमात इस चक्कर में है कि मुझे किसी तरह का बारी लग जाए। जब हम बारी के चक्कर में यस मैन बन जाते हैं तो फिर हमने अवाम का क्या सोचना, या मुल्क का क्या सोचना, या मोहल्ले का क्या सोचना, या शहर का क्या सोचना, तो ये कौन सोचेगा? ये तो अब अवाम को चाहिए ना। अब ये अवाम को चाहिए कि अगर इलेक्शन आगे फॉर एग्जाम्पल हो जाते हैं 8 फरवरी को, तो अब तो पावर अब अवाम के पास है। अवाम अपनी पावर शो करे, जो प्रॉपर लोग आ रहे हैं उनको वोट दे, कोई मसला नहीं है। एक गरीब है ना, कैंडिडेट बन के कोई इशू नहीं है, आप उसे वोट करें, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मगर उसके बारे में तो जो वोटर है वो समझता है कि जी ये तो विनिंग रेस में शामिल ही नहीं है। ये एक हमारी जिसे कहते हैं ना, पहले हम ये चीज फैला देते हैं, ठीक है ना, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं मुख्तलिफ सोर्स से हम ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, फलां पार्टी बन रही है जी, उनकी वजह से कुछ पार्टियों ने कहा कि हमारी बात हो गई है जी, किससे बात हो गई है कोई पता नहीं। बताएं कि हमारे यहाँ जिला लिया में जो मजहबी सियासी जमातें हैं उनका क्या फ्यूचर है? इस टाइम जो जहां तक है तहरीक लब्बैक, उनके पास वर्कर तो बहुत ज्यादा, उनका वोटर, इसमें कोई शक नहीं है, उनके पास वोटर बहुत ज्यादा है, उनके पास क्यादत नहीं है। अगर उनके पास क्यादत हो तो वो अच्छा खासी सीटें ले सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियों को। जमात इस्लामी के पास क्या है, क्यादत मौजूद है, लेकिन ग्रॉस लेवल पे जिसे कहते हैं वोटर बहुत कम है जमात इस्लामी का। वर्कर हैं लेकिन जो वोटर है ना वो नहीं है जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी के पास क्यादत बहुत ज्यादा है। इसी तरह उल्ट है तहरीक लब्बैक का, उनके पास क्यादत नहीं है, वोटर बहुत ज्यादा है। ये दो पार्टियां हैं जो थोड़ा बहुत इस टाइम रेस में है ओवरऑल सूबे के अंदर या वर्कर्स के अंदर कोशिश करें। तो जिला लिया की बात कर रहे हैं, जिला लिया में इस टाइम लब्बैक का वोट ठीक है, मौलवी आप देख लेना, अगर उनका एनए के ऊपर कैंडिडेट आ जाता है उसका वोट देख लेना, मेरे हिसाब से आज लिख लेना, वो 30 से 35 हजार वोट लेके जाएगा, मिनिमम वोट होगा इसका ये एनए की सीट के ऊपर। तो ये 30-35 हजार वोट तो किसी की जीत और हार में बड़ा बिल्कुल बहुत अहम रोल होगा। और ये जितना वोट जाएगा ये वोट नून लीग का जाएगा, क्योंकि नून लीग का वोट यही तहरीक लब्बैक का वोट था जो नून लीग को पड़ता था। लेकिन अगर नून अपना तहरीक लब्बैक का अच्छा कैंडिडेट आ गया जो थोड़ा सा इलाके में पॉपुलर हो, तो वो नून लीग के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं, हर हल्के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे सूबे के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनकी ज्यादा जो स्ट्रेंथ है अपर पंजाब में और सिंध में, ये काफी इनकी तादाद है वोटरों की। खासतौर पे जो नसीराबाद डिवीजन है, मैं उधर तबलीगी मुहिम पे गया था तो मुझे इसलिए पता है, डेरा मुराद जमारी, डेरा अल्लाह यार, इनका काफी उधर होल्ड था। अच्छा ये बताएं कि जमात इस्लामी ने खातून उम्मीदवार को नामजद किया है और दीगर हलकों में भी जमात इस्लामी अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं, उसके बारे में आप कहते हैं कि जी उसके पास क़यादत है और वोटर नहीं है। अब ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इनका क्या बनेगा? क़यादत भी इनके जमात इस्लामी कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, जमात इस्लामी के फाइनल हो गए। अब जमात इस्लामी को आप किस जगह पर खड़े देखते हैं इलेक्शन में? देखो, जिला लिया के अंदर तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक जमात इस्लामी में बहुत ज़्यादा खला पैदा हुआ है चौधरी साहब के रिज़ाइन करने से, क्योंकि 40 साल से वो 50 साल से जमात इस्लामी को गाइड कर रहे थे। तो आप साहब जरिए जमात इस्लामी को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसमें कोई शक। लेकिन जमात इस्लामी की तरफ वर्कर तो मौजूद है, वोटर भी मौजूद है, अरकान की तादाद भी काफ़ी है, मेहनत भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जमात इस्लामी वाले जितना उनका अपना हिस्सा बनता है तो लाजमी वो इंशाल्लाह वो ले जाएंगे, मायूस नहीं करेंगे इस हल्के को, लेकिन उनका काम जिस तरह चल रहा है अगर इस तरह वो करते रहे तो अच्छा खासा टफ टाइम देंगे। अच्छा ये बताएं कि जी हमारा पीपी 279 करोड़ डालिसन जो और फतेहपुर का जो हल्का है उसमें आप क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई और नून लीग उसमें क्या कौन कैंडिडेट सामने है? बाहर 4 रुकनी इत्तेहाद भी बन चुका है, वो इत्तेहाद भी बन चुका है, उस इत्तेहाद को तोड़ेगा अकरम गुजर साहब आ गए हैं जो तहरीक लब्बैक पे। अगर उसके मुकाबले में नियाज गुजर कैंडिडेट नहीं बनता, नहीं
वो एक मजबूत कैंडिडेट होगा तहरीक लब्बैक का डिस्ट्रिक्ट लिया के अंदर एक सीट पे मजबूत कैंडिडेट होगा। मुबशर भाई साहब जरा मेहनत तो काफी कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले, लेकिन आप देखो वो कितनी अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वो भी इस टाइम पब्लिक में इन तो फुल हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। जिस तरह सराजुल हक साहब आए हैं, जिस तरह जलसे में लोग आए हैं, हमने देखा है, मोहब्बत देखी है, तो उम्मीद तो काफी है कि काफी वो करीब करीब रहेंगे। बाकी जो मुकाबला उधर होगा वो पीटीआई का होगा। अगर पीटीआई को इन करते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए, तो फिर पीटीआई का मुकाबला होगा। नून लीग मेरे हिसाब से उधर थोड़ी सी कमजोर होगी, वो क्योंकि नून लीग काफी उधर तकसीम हो गई है। अगर टिकट मिलती है अहमद अली औलख साहब को, अगर वो गुजर वाला पैनल, मेरी इतला के मुताबिक जो मुस्लिम लीग के मलिक अहमद अली औलख साहब है वो शायद आजाद लड़ेंगे। वही बात है, जब आजाद लड़ेंगे ना तो फिर उनके लिए काफी मुश्किल, जो उनका अपना जाती वोट है वो तो अपना ले जाएंगे। अगर अकरम गुजर के साथ न्याज गुजर खड़ा हो गया, जिस तरह तहरीक लब्बैक का वोट उनके पास मौजूद है, तो मेरे हिसाब से तहरीक लब्बैक और इनका मुकाबला हो जाएगा पीटीआई का। मगर उनके साथ अभी जो पीपी 280 है और उसके बाद 200 है, वो अब देखो ना इधर मजबूत कैंडिडेट चाहिए होंगे। इसमें शाहबुद्दीन सीहड़ साहब, अगर पीटीआई, इसमें पीटीआई का वोट तो इस टाइम तक वोट में इसमें कोई शक नहीं है। बंदा शाहबुद्दीन सीहड़ और बहादुर खान सीहड़ के दरमियान जो इख्तलाफात की इतलात है, उनके दरमियान आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई सुलह मुमकिन है? देखो कजन है, भाई हैं, एक ही घर है जी, तो साहब से सुलह तो उनकी हो जाएगी। इसमें कौन सी दूसरी रहेगी, उनकी सुलह नहीं होगी। पिछला सुलह से ही इलेक्शन लड़ेंगे मेरे हिसाब से। अगर उनकी जब सुलह हो जाएगी तो लाभाला जो है सामडिया साहबान वो आउट हो जाएंगे। साहब से वो फिर आउट, जब सामडिया साहबान अपना इलेक्शन लड़ेंगे तो उस इलेक्शन का नुकसान किसको होगा? साहब से अब देखो ना, वो जो हल्का है ना वो ज्यादा निशेब का जो अहले तशी बेल्ट है, ठीक है ना, उसके वोट की जो है पोजीशन और है। आगे जो थल का वोट है, फिर आबादकार वोट है जी, ठीक है ना, 3-4 किस्म के उधर वोट मौजूद है। नून लीग को जो पोजीशन है ना उस हल्के के अंदर वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं, नून लीग के साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वोट से उन्होंने लूज किया, इसमें कोई शक नहीं है, और इतने ही वोट मुस्तरद हो गए थे। लेकिन जो इस टाइम पोजीशन खड़ी है ना जी, अगर पीटीआई को उधर कैंडिडेट शहाबुद्दीन आ जाता है तो वो टफ टाइम देंगे, उनको हराना काफी टाइम लगेगा। लेकिन जो नून लीग का वोट है ना वो भी आप देख लेना, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, तहरीक लब्बैक ने इनका इतना नुकसान करना है कि इनको 8 फरवरी को ही पता चलना है कि हमारा कितना नुकसान होगा और हम हारे क्यों हैं। इनकी हारने की वजह तहरीक लब्बैक ही बनेगी। देखो ना पिछला इलेक्शन 2018 वाला आप देख लें, अजीमुल्लाह खान थे जी, लेकिन उसने गालबन 5500 करीब वोट लिया है। जितनी उनकी कंपेन चली है, एनए के ऊपर थे अतीक बिरानी साहब, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन उन्होंने कोई कंपेन नहीं की, वो वोट ले गए थे 12,000, बगैर कंपेन के वोट ले गए थे। और चौधरी शफाक साहब भी इतने वोट ले सकते थे, इतना खर्चा करने के बावजूद भी। ये जो वोट है तहरीक लब्बैक का, ये प्योर नून लीग का वोट है, और अगर ये मजबूत कैंडिडेट दे गए तहरीक लब्बैक वाले तो नून लीग मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है उनके पास जा रही है, जो जिस आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत वजूद में आएगी, जिला लिया के हवाले से उस हुकूमत का कोई क्या विजन होगा? अब जो पोजीशन चल रही है हुकूमत का वजूद में आना, कौन सी हुकूमत आती है जी, जो इस टाइम अगर करंट पोजीशन देखी जाए तो साहब जरे एक पार्टी, वन मैन पार्टी तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि नून लीग अकेली हुकूमत बना पाएगी, या पीपल्स पार्टी अकेली हुकूमत बना पाएगी, या तहरीक इंसाफ। अगर तहरीक इंसाफ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जी जी, अगर धांधली नहीं होती, उनको पूरी इजाजत मिल जाती है, इमरान खान साहब अपना रिहा हो जाते हैं, उनको जलसे करने की इजाजत मिल जाती है, मे बी के फिर तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी के तौर पे सामने है। देखिए हम ये जानना चाहते हैं आपसे, माहिराना राय जानना चाहते हैं कि कोई भी हुकूमत बने, ये तो हम नहीं कह रहे कि किसकी हुकूमत बने, जिसकी भी हुकूमत बने उसके सामने जिला लिया की क्या चैलेंजेस हैं? लिया के जो चैलेंज हैं, अब तो मैं तो ये मशवरा दे सकता हूँ कि अपने एमपी साहबान को, या जो बनेंगे हमारे एमएनए साहबान, ये उससे पहले तो ये मशवरा वोटर्स के लिए होगा ना। वोटर्स के लिए ये कि देखे ना, वोटर की अलग साइंस है, इसमें काफी सारे बिरादरियों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, रिश्तेदारियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, कुछ उनके काम आगे आ जाते हैं, कुछ नाली और सोलंग का
आ जाता है, मसाइल आ जाते हैं आपके, कुछ आपस में गली का तनाजा होता है। अगर मकबूल भाई फॉर एग्जाम्पल नून लीग के साथ है, मैंने धड़ेबंदी होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। वो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर एक आवाम देख रही होती है जनरल भाव किस तरफ जा रहा है, सही, सोशल मीडिया का भाव किस तरफ जा रहा है, जो आपका मीडिया है वो किस तरफ जा रहा है, प्रिंट मीडिया किस तरफ जा रहा है, उस हिसाब से फिर जाके ना इसका क्लियर होगा कि फिर कौन सी पार्टी या कौन सा सामान आगे की तरफ जा रहे हैं या जीत की तरफ जा रहे हैं। अभी कबल अज वक्त होगा कि बता किसी के बारे कोई राय कर, जब तक पार्टियों की पोजीशन क्लियर नहीं होती, सब पार्टियों की, तो वो तो जाहिर है जो पार्टी पोजीशन बनेगी इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे में, अब जो हुकूमत की तश्कील लैया में जो कहते हैं ना, उनके लिए एक तो वोटर को मैं जो समझ लो जो मेरा मशवरा है, कम से कम वोटर वो ये देख लें कि जो पहले मेरे सामने आजमाए जा चुके हैं या जिनको दे चुके हैं उनको दें, जो आपके लिए काम करना चाहें और फीस भी लीला काम करना चाहें। क्योंकि अब मैं एज ए तजिया बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर बात वही हो जाती है कि आप जमात इस्लामी की फेवर कर जाते हैं, ठीक है ना। जब आप जमात इस्लामी को वोट नहीं करेंगे, वो जमात इस्लामी कैसे MNMPA बनेगी। मैं तो मशवरा दूंगा आप जमात इस्लामी को वोट दें, ऐसी क़यादत है जो आपकी आप में से हो और आपकी बात आगे ऐवानों में कर सके। जो आपकी अमानत है, वोट की अमानत है, पावर की अमानत है, वो आप तक वापस रिटर्न कर सके। अच्छा, मुख्तलिफ चीजों में रिटर्न कर ये बताएं कि आइंदा इलेक्शन में मीडिया का रोल कितना देखते हैं? मीडिया का रोल, मीडिया और सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि हुकूमत तो ये बात भी सोच रही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, जितनी भी एप्लीकेशनें हैं इनको कम से कम 2-3 महीने के लिए बैन कर दिया जाए, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आपका वो फुल्ली 100% अपने कंट्रोल में लाके, प्रिंट मीडिया अपने कंट्रोल में लाके फिर इलेक्शन कराया जाए। अभी मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में भी 8 फरवरी से आगे चले जाए। नहीं, ऐसा तो नजर नहीं आता, जो उसका इल्तवा नजर नहीं आता। इल्तवा करने के लिए कुछ ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह इस पे सुप्रीम कोर्ट के कितने हमने धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया पे बात करें। जी, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा अहम रोल होगा जी। समझिए, जिसे कहते हैं ना थर्ड वार, 5th जनरेशन जो वार है हमारी, थर्ड वार का नाम निकल गया, वो क्या है? यही सोशल मीडिया की वार है जी, सोशल मीडिया की वार है। इसमें जो बंदा सोशल मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल करेगा, इसके ऊपर आप घर बैठ के भी आप अपनी कंपेयर कर सकते हैं, अपने मैसेज ही देना है ना। अच्छा, आपको मोटिवेट ही करना है ना, अपना मैसेज देना है कि मैंने ये वोट किस तरह, मैं अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर खूबी है, ये मेरी काबिलियत है, मैं ये करके लाऊंगा। ये के लिए आपके तारुफ में एक इंजीनियर का होना भी शामिल है। पाकिस्तान का जो तारुफ है वो एक करप्ट मुल्क के तौर पर, हमारी कोई भी इदारा है, वो सारे हुक्मरान हैं, इदारे हैं, इस बात पे चीख चिल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये मुश्किलात में घिरा हुआ है, और उस मुश्किल में सबसे बड़ी मुश्किल करप्शन है। आप इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जिसकी एक मिसाल हमारा PI है, जिसकी दूसरी मिसाल हमारी स्टील मिल, जिसकी तीसरी मिसाल हमारे रोड्स, ठीक है ना। आप इंजीनियर्स का दिफा करेंगे, मैं दिफा नहीं इंजीनियर हूँ और ऑन ड्यूटी हूँ, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, मैं हक़ाइक़ आपको बताऊंगा। इंजीनियर को बदनाम किया जा रहा है या किया गया है। इंजीनियर का काम क्या होता है? इंजीनियर का काम होता है कोई भी आपका प्लांट है उसको रन करना इंजीनियर का काम होता है। जो हायर मैनेजमेंट है, पॉलिसी बनाना उनका काम होता है। इंजीनियर कभी पॉलिसी नहीं बनाता। इंजीनियर ने प्लांट डिजाइन करके आपको दे देना है, आपको प्लांट डिजाइन करके दे देना है, प्लांट रन करके दे देना है। किसी चीज का प्लांट है, सीमेंट का है, शुगर का है, फर्टिलाइजर का है, ऑयल गैस है, कोई प्लांट है, उसने वो टेक्निकली उसने आपके जो प्रॉब्लम है, प्लांट के प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अगर इंजीनियर के हाथ में आप भाग दौड़ जाए, आपको मैं इंजीनियर की छोटी सी मिसाल देता हूं। हाफिज नईम और रहमान जमात इस्लामी वाले, वो भी इंजीनियर ही हैं, और उसने साबित किया है कि अगर इंजीनियर के हाथ में आप कराची दे दें तो चंद सालों में, चंद महीनों में हम कराची को वही रोशनियों वाला शहर कराची बना सकते हैं। वो बना रहे हैं। कल परसों उन्होंने 5 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन उन्होंने जो इस वक्त इंजीनियर पावर में है उनकी बात हो रही है। इंजीनियर कौन सा इंजीनियर पावर में? कोई इंजीनियर पावर, इंजीनियर की एक लिमिट होती है। आप एक इदारा बना के इंजीनियर के सपुर्द कर देते हैं,
वो उसको चलाता हाँ है। जी, ठीक है, अगर उसकी मैनेजमेंट आप इंजीनियर को दे रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग इंजीनियर है, ठीक है ना। देखो अब मिसाल दे रहे थे पीए की, क्या पीए की जो पॉलिसी है वो इंजीनियर बनाता है? पीए को चलाता कौन है? पीए को मैनेजमेंट चला रही है, आप गवर्नमेंट चला रही है। नहीं, गवर्नमेंट जो चला रही है। अब गवर्नमेंट जो मकबूल भी देखो ना, एक वजीर आजम है, वफाकी वजीर हवाबाजी हाँ जी, हवाबाज, ठीक आप उसी पे आ हो गए गए ना। हाँ जी। अब वो तो नहीं जहाज को उड़ा रहा, जहाज वो को तो सिस्टम नहीं चला रहा। भाई जहाज अगर उड़ाने में आप देखें ना कि इंजीनियर की वजह से आपके इंसिडेंट कितने हुए हैं, ये बात तो आप कह सकते हैं इंजीनियर की वजह से त्यारा क्रैश हो गया जी, या फलां प्रॉब्लम आ गया जी, क्रैश हो ठीक है फलां हो गया, ये तो आप इंजीनियर के ऊपर इल्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप ये कह के इंजीनियर ने पीए का भट्ठा बिठाया, ये आप तो कह रहे हैं स्टील मिल का भट्ठा बिठाया। नहीं, इंजीनियर ने बिठाया। आज आप इंजीनियर के हवाले कर दें स्टील मिल को, मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि स्टील मिल विद इन 2 मंथ स्टील मिल प्रॉफिट में चली जाएगी, ये इंजीनियर के हवाले कर दें। तो जब तक मूल भाई ऊपर जो पॉलिसी मेकर बैठे हैं, जो बेसिकली देखे ना, अदारा ऐसे नहीं क्रैश होता या खत्म होता, अदारे को क्रैश करने के लिए टाइम चाहिए। आज जो मैं आपका मेहमान था एज ए एनालिस्ट था, इसलिए मैंने जमात के ऊपर कोई ऐसी जिसे कहते हैं कि अपनी वो बात नहीं की, अच्छा नहीं लगता था। अब आपने जमात के ऊपर सवाल कर दिया तो इसका मैं जवाब अब लाजमी दूंगा। लेकिन ना, अंजुमन ताज रहमान का इलेक्शन कोई सियासी इलेक्शन नहीं होता, ये प्योर बिजनेस कम्युनिटी का इलेक्शन होता है। इसमें सियासी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मैं कहता हूं होनी भी नहीं चाहिए। ताकि जो आपका बिजनेस फोरम कहां था? बिजनेस फोरम, मैं भी बिजनेस फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूं, अहमर भाई उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस फोरम इस टाइम इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। हमारी जो बिजनेस फोरम की जिम्मेदारी, सदर एक तरफ था और सेक्रेटरी एक तरफ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हमारे आपस में हम मीटिंग नहीं कर सके, कुछ हमारी ऐसी बातें तो ये किसने करा ली थी आपकी मीटिंग? मकबूल, मैं आपको कह रहा हूं कि जमात इस्लामी और बिजनेस फोरम जमात इस्लामी की ज़हनी तंजीम है, उसका जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक नहीं है। आप उसको जोड़े ना, क्योंकि लोगों को जितने आप कंफ्यूज कर देंगे लोग परेशान हो जाते हैं। ये बिजनेस फोरम कहां से निकला, ये किसान बोर्ड कहां से निकला, ये अल खिदमत कहां से। अल खिदमत इनके अलग काम है सबके, इनका जमात इस्लामी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है बोर्ड का। अब देखो ना, बिजनेस फोरम वाले किसान बोर्ड वाले काम कर रहे हैं जी, वो तो जमात इस्लामी से हट के कर रहे हैं। तो ये जमात इस्लामी का जो मकसद है वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। जमात इस्लामी का जो पाकिस्तान के अंदर रोल है मेरे से ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। जमात इस्लामी को तो किसी ने आने ही नहीं दिया। जमात इस्लामी को के खिलाफ तो लोगों ने इतना डरा दिया है आवाम को, पब्लिक को, तो हो इनके करीब नहीं जाना, इनकी बात नहीं सुनना, वरना आप इस्लाम से खारिज। जमात इस्लामी की तो ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। नदीम भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फ्रेंड्स, मुश्ताक नदीम भट्टी साहब की गर्म और ठंडी गुफ्तगू आप तक भी पहुंची। कुछ बातों पे इन्होंने बतौर तज्ज़िया निगार बात की, और जो एक आखिरी क्वेश्चन है उस पर उन्होंने कहा कि अलग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि मैं फिर उस नशिस्त में आपको जवाब दूंगा। ये मुलाकात किस तरह रही, आप इस पे हमें आपकी राय, आपकी लाइक, कमेंट और तज्ज़िया हमें आपका भी दरकार है, ताकि आपकी राय की रोशनी में हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्रामों को बेहतर कर सकें। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया। आने